हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा, स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा। आज इस चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, इनकी रासायनिक संरचना, रासायनिक जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन देखेंगे और इनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स। देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और जो पस सेल्स होती हैं, पस सेल्स से जो मवाद होती है उससे फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्लों की खोज की थी। उसमें से न्यूक्लिक अम्ल उसने पृथक किए थे पस में से, और इन अम्लों का नाम न्यूक्लिक एसिड अल्टमान ने दिया था। अल्टमान साइंटिस्ट का नाम है। क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल धागे नुमा उच्च अणुभार के वृत्त अणु, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है। तो ये उच्च अणुभार के वृत्त अणु होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, कोशिकाओं का जो नाभिक होता है, उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण ही इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और क्योंकि इनकी जो नेचर होती है ना, वो एसिडिक होती है, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं क्या होते हैं? ये उच्च अणुभार के वृत्त अणु होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित करने के लिए उत्तरदायी है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम ये न्यूक्लिक अम्ल करते हैं तथा प्रोटीन के जैव संश्लेषण में भाग लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के अनेक अणुओं से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के अनेक अणुओं से बने होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो जीवों की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के नाभिक में ये न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक स्पीशीज की प्रत्येक जनरेशन कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश होती है, अपने पूर्वजों के समान होती है। प्रत्येक प्रजाति, कोई भी जीवों की जाति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जंतु हो, प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश होती है, उनके समान होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, वो कई गुणों में अपने पेरेंट्स से समानता प्रदर्शित करते हैं। जो गुण पेरेंट्स में होते हैं, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो लंबे हैं, उनका रंग और उनकी आदतें, उनका व्यवहार जैसा पेरेंट्स का होता है,
बच्चों का रंग, उनका व्यवहार, उनकी आदतें भी वैसी ही होती हैं। मतलब जैसे गुण पेरेंट्स के होते हैं, है ना, बच्चे गुणों में उनसे, अपने पेरेंट्स से समानता प्रदर्शित करते हैं। पेरेंट्स का रंग कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी हाइट कैसी है, बच्चों में भी उसी प्रकार के गुण होते हैं जैसे पेरेंट्स के होते हैं। तो ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से, जो पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे गुणों को कहते हैं आनुवांशिक गुण। ऐसे गुण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक गुण। ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ऐसे गुण कहलाते हैं आनुवांशिक गुण। और गुणों का अगली पीढ़ी में संचरित होना कहलाता है आनुवांशिकता। इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, इसको कहते हैं हेरिडिटी। मतलब गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही कहलाता है आनुवांशिकता। और वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, ऐसे गुण कहलाते हैं आनुवांशिक गुण। इस आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने के लिए ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल ही उत्तरदायी है। इन्हीं की वजह से आनुवांशिक गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ये दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए यानी कि जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है वो 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। पहली पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और दूसरा घटक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। और तीसरा जो घटक होता है वो होता है विषम चक्रीय नाइट्रोजनी क्षारक, विषम चक्रीय नाइट्रोजनी क्षारक। देखो, जो न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है ना, वो इन 3 घटकों से मिलकर के बनी होती है। ये ऐसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, वो पूर्ण जल अपघटन करने पर ये 3 घटक देते हैं, पेंटोज शर्करा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और विषम चक्रीय नाइट्रोजनी क्षारक।
विषम चक्रीय नाइट्रोजनीय क्षार। न्यूक्लिक अम्लों में, अब बात पहले करते हैं इस पेंटोस शर्करा की। न्यूक्लिक अम्लों में जो पेंटोस शर्करा होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें 5 कार्बन होते हैं। पेंटोस शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होती है। एक होती है राइबोस शर्करा, राइबोस बीटा डी राइबोस शर्करा, और दूसरी होती है बीटा डी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। न्यूक्लिक अम्लों में 2 प्रकार की शर्करा होती है। पहली होती है राइबोस बीटा डी राइबोस शर्करा, बीटा डी राइबोस शर्करा, और दूसरी होती है बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शर्करा, बीटा डीऑक्सी राइबोस शर्करा। देखो ये जो राइबोस शर्करा होती है ना, राइबोस शर्करा न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। जो राइबोस शर्करा होती है ना, ये आरएनए में पाई जाती है। जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, ये शर्करा आरएनए में पाई जाती है। और ये बीटा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ये डीएनए में पाई जाती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बीटा डी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शर्करा की। देखो ये होती है, यहां पे ऑक्सीजन परमाणु लिखो, है ना, एक अणु ये बनाएंगे O। अब देखो इनमें से एक बीटा डी राइबोस शर्करा में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं? बीटा डी होती है, बीटा डी तो OH समूह होता है इसमें, ऊपर की ओर OH ऊपर H नीचे, इसमें OH नीचे H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, और यहां पर H, और यहां पर होता है CH2OH, CH2OH। तो ये तो है बीटा डी राइबोस शर्करा, ये है बीटा डी राइबोस शुगर, बीटा डी राइबोस शुगर। और इसमें से ये O हटा दीजिए, ये O हटा दीजिए, तो ये हो जाएगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, है ना। इसको OH ऊपर ही बनाओ, H नीचे, यहां पे H, और ये है CH2OH, इसका H नीचे, है ना, OH नीचे H ऊपर। ये है बीटा डी डीऑक्सी, बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये आपको ये संरचना सूत्र ध्यान रखने हैं, बीटा डी राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्लों का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये 3 घटक प्राप्त होते हैं, या कहें जब हम न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं, ये 3 घटक प्राप्त होते हैं। पेंटोस शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें 2 प्रकार की पेंटोस शर्करा होती है, एक होती है राइबोस शर्करा, एक होती है ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा। पूरा है नाम है बीटा डी राइबोस शर्करा, है ना। ये बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी का मतलब इसमें से एक O परमाणु कम है राइबोस शर्करा से। तो न्यूक्लिक अम्लों में ये 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। और दूसरा घटक है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? H3PO4। न्यूक्लिक अम्लों का जो तीसरा घटक होता है वो ये होता है विषम चक्रीय
नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार के नाइट्रोजनीय क्षारक पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजीनस बेस पाए जाते हैं। पहले होते हैं प्यूरीन, प्यूरीन क्षारक, प्यूरीन बेस, और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन, पिरिमिडीन क्षारक, पिरिमिडीन बेस। तो न्यूक्लिक अम्लों में ये दो प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, प्यूरीन, प्यूरीन बेस, और पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन क्षारक। जो प्यूरीन जो क्षारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनका नाम है एडिनिन, एडिनिन, और दूसरा है गुआनिन, गुआनिन। जो प्यूरीन बेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन, इसको ए लगाओ इस पर, एडेनिन, और दूसरा गुआनिन। और इसको जो एडेनिन होता है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो गुआनिन होता है इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो पिरिमिडीन अक्षारक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पिरिमिडीन अक्षारक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूरेसिल, है ना, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है थाइमीन, थाइमीन को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो पिरिमिडीन बेस होता है ना, देखो ये तो है प्यूरीन अक्षारक, और ये जो नीचे है ना ये है यूरेसिल, और ये थाइमीन, और तीसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीन पिरिमिडीन क्षारक होते हैं। देखो ये न्यूक्लिक अम्लों के तीन घटक होते हैं, एक होती है पेंटोज शर्करा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। जो नाइट्रोजनी विषम चक्रीय नाइट्रोजनी क्षारक ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन अक्षारक, पिरिमिडीन अक्षारक। ये प्यूरीन के व्युत्पन्न होते हैं। जो प्यूरीन अक्षारक होते हैं ना ये प्यूरीन के व्युत्पन्न होते हैं, और ये होते हैं एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन अक्षारक ये पिरिडीन के व्युत्पन्न होते हैं, और ये तीन होते हैं यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन। अब देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर, देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं एडेनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनाइए। ये होता है, पहले हम बनाएंगे एडेनिन, और फिर बनाएंगे हम गुआनिन, एडेनिन और फिर बनाएंगे हम गुआनिन। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर एक एन लगाओ, एक एन यहां है, और एक एन देखो यहां पर है ना, एक एन यहां पर है, और यहां पर है सी एच,
है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक एन यहाँ होता है, एक एन यहाँ होता है, यहाँ NH होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ये CH है और यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से ये NH2, कार्बन से NH2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और तो ये होता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये तो है एडेनिन, इसका नाम है एडेनिन, ये हो गया एडेनिन। अब देखते हैं ग्वानिन। ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखो, एक एन यहां लगाओ, एक एन, ये पिरिमिडीन के नाभिक जैसी स्ट्रक्चर है इसकी यहां तक, और यहां पर कार्बन है, कार्बन से O लगाओ, डबल बॉन्ड, ये कार्बन है यहां पर, ये कार्बन, और यहां पर, यहां भी कार्बन है, कार्बन से यहां पर ये NH2 समूह जुड़ा हुआ है, NH2, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, यहाँ पर CH है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो और यहाँ पर ये NH है, NH, और यहाँ एक ये डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 3 होती है ना, तो यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये है एडेनिन और ये है ग्वानिन, ये है ग्वानिन। अब पिरिमिडीन क्षारक, जो पिरिमिडीन बेस हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन की। देखो यूरेसिल ये होता है ना, देखो ये प्यूरीन क्षारक, तो ये है प्यूरीन क्षारक, ये है, और ये है पिरिमिडीन क्षारक। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है, पहले ये एक रिंग, 3 रिंग बनाइए इस तरीके से, ये है ना, इसमें नाइट्रोजन यहाँ रखो, एक नाइट्रोजन यहाँ, इसमें भी नाइट्रोजन यहाँ, इसमें भी यहाँ, इसमें भी नाइट्रोजन यहाँ, इसमें भी नाइट्रोजन यहाँ। अब यहाँ पर एक कार्बन बनाओ, कार्बन से डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड बनाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए, यहाँ पर है CH, यहाँ भी CH, और यहाँ पर है NH, यहाँ पर भी NH। तो ये जो यौगिक है ये है यूरेसिल, ये क्या है, ये है यूरेसिल, ये तो हो गया यूरेसिल। अब देखो जो थायमीन होता है ना, थायमीन में एक H की जगह CH3 समूह जुड़ा होता है, बाकी सब सेम होता है, इस यूरेसिल जैसा ही होता है ना। तो कार्बन से डबल बॉन्ड लगाओ, एक कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, और ये CH, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ CH की जगह यहाँ पे CH3 समूह जोड़ दीजिए, CH3, है ना। देखो ये क्या हो गया, और यहाँ पर ये है NH। तो ये क्या है, ये है यूरेसिल, ये है थायमीन, ये है थायमीन। अब साइटोसिन, देखो जो साइटोसिन होता है ना, साइटोसिन में यहाँ पे ये जो CO है ना, यहाँ O ना होकर के यहाँ पर NH2 समूह जुड़ा होता है, यहाँ पर कार्बन से NH2 समूह जुड़ा होता है, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन, और ये यहाँ पर CH है, CH ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ C से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये NH। तो ये है यूरेसिल, थायमीन, ये है साइटोसिन, ये है साइटोसिन।
तो ये प्रिमिडीन अक्षारक होते हैं। देखो ये प्यूरिन बेस है। एडेनिन ग्वानिन की स्ट्रक्चर ये होती है, एडेनिन की ये होती है, और ये जो प्रिमिडीन बेस होते हैं यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, इनकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। देखो जो डीएनए होता है ना, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में चार नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। देखो यहाँ तो कुल मिलाकर के 5 है, इनमें से चार नाइट्रोजनी बेस होते हैं डीएनए में और आरएनए में। देखो डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वे होते हैं, एक होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। डीएनए में तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, और आरएनए में ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमीन होता है। और ये भी ध्यान रखो, डीएनए में जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज शर्करा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि जो डीएनए और आरएनए होता है उन दोनों में ही 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। डीएनए में AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में AGCUT की जगह यूरेसिल होता है। तो ये बात हुई न्यूक्लिक अम्लों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसकी न्यूक्लिक अम्लों की स्ट्रक्चर जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।